हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज है 10 अगस्त 2020। चूँकि कल संडे था इसलिए संडे रिवीजन का टाइम होता है, तो आप बाकी के प्रीवियस हफ्ते भर के वीडियो आप रिवाइज कर लिया करिए, क्योंकि पढ़ने का फ़ायदा तभी होगा जब आप रिवाइज करोगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वीडियोस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करवाए जाते हैं। तो आज हम 9th और 10th अगस्त की न्यूज़ साथ में ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स जो कि डेली न्यूज में रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ उनका बेसिक सब्जेक्ट चाहे वह हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या ज्योग्राफी हो के साथ जुड़ाव भी देखते हैं, ताकि आपकी करंट के साथ साथ बेसिक सब्जेक्ट्स में भी पकड़ बनी रहे। यह वीडियो यूपीएससी की परीक्षाओं, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एनालिटिकल वे में डिस्कशन के साथ साथ फैक्चुअल नॉलेज भी डिस्कस करी जाती है, ताकि किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। यह वीडियो पूरी तरीके से हिंदी में रहता है, हिंदी में ही आपको स्लाइड मिलती हैं और हिंदी में ही आपको डिस्कस करवाया जाता है। तो आइए आज के टॉपिकों को डिस्कस कर लेते हैं। आज हम फर्स्ट किसान रेल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको बजट में घोषित किया गया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानेंगे, जिनको हम शॉर्ट में कैग बोलते हैं। यह क्यों चर्चा में रहा। तेंदुए पर ट्रैफिक के द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट 2020 को देखेंगे। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्या होते हैं उनको देखेंगे, और बैंकिंग सेक्टर से इसका जुड़ाव कैसे है देखेंगे। केबी कामत समिति के बारे में डिस्कस करेंगे। लोया जिरगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खबरों में था, इसके बारे में देखेंगे किस देश की पहल है या किस देश का नियम है। फूड सिस्टम विजन 2015 पुरस्कार किसको दिया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें हम बहुत सारे एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। ABCDEFGH फ्रेमवर्क क्या है और इसका फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार से क्या संबंध है। अराकूनोमिक्स मॉडल क्या है और इसका भी जुड़ाव फूड सिस्टम विजन 2050 से कैसे है, इनको हम देखेंगे। तो आइए आज की पहले न्यूज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट किसान रेल 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली साप्ताहिक किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना किया गया। देवलाली टू दानापुर, तो आप ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। वर्ष 2020 और 21 के बजट में सब्जियों और फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए किसान रेल की घोषणा की गई थी। अब क्यों की गई थी इसको डिस्कस करते हैं। किसान रेल के माध्यम से किसानों को बिना किसी देरी के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने खराब होने वाले कृषि उत्पादों को भेजने में मदद मिलेगी, जिससे अगर पहुंच ज़्यादा होगी तो उनको उत्पादन का अच्छा मूल्य भी मिलेगा और उनकी स्थिति भी सुधरेगी। और जो भारत सरकार का 2 गुनी आय का लक्ष्य है 2022 तक करने का, वो भी साकार होगा। इस रेल के माध्यम से महाराष्ट्र के प्याज, अंगूर तथा अन्य खराब होने वाले फल और सब्जियों को, जबकि बिहार के मखाना, मछली और सब्जियों, फलों आदि को देश के दूर दराज वाले इलाकों में भेजा जाएगा। तो इससे ओवरऑल को किसानों को फ़ायदा होगा। अब इसमें जो रेल चलेगी उसमें कोल्ड स्टोरेज भी साथ साथ रहेंगे, ताकि रास्ते में फल सब्जियों को कोई क्षति ना हो पाए। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग से। यह खबरों में क्यों रहा, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो पूर्व उपराज्यपाल थे उनका नाम क्या था, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, को भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चूंकि इनकी नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए होती है, इसलिए आगे के एग्ज़ामों के लिए ये 2-3 साल तक तो कम से कम इम्पोर्टेंट रहने ही वाला है, ठीक है। आइए अब कैग के बारे में संवैधानिक उपबंध देख लेते हैं। अब फैक्चुअल के हिसाब से अब गिरीश चंद्र मुर्मू नाम याद रखना, नए कैग हैं भारत के, ठीक है। भाग 5 के अंतर्गत एक स्वतंत्र पद है ये। अनुच्छेद 148 से 151 तक इनको उल्लिखित किया गया है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। लोक वित्त के संरक्षक का काम करते हैं। देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रक भी होते हैं। इनका नियंत्रण राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर लागू होता है। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि क्या ये राज्यों के खातों को भी एनालिसिस करते हैं, तो हाँ, ये राज्य और केंद्र दोनों को ही एनालिसिस करते हैं। इसका कर्तव्य भारत के संविधान एवं संसद की विधियों के तहत वित्तीय प्रशासन को बनाए रखना है, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
कैग का कार्यकाल 6 वर्ष का अथवा 65 वर्ष का जो भी पहले होता है, इन्हें कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। इनके कुछ कार्यों को और देख लेते हैं। यह केंद्र और राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त सभी निकायों और प्राधिकरणों की प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षा करते हैं। किसी कर अथवा शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण एवं प्रमाणन इनके द्वारा ही किया जाता है और इस प्रकार के मामलों में इनका प्रमाण पत्र जो होता है वो अंतिम होता है। केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपनी लेखा प्रतिवेदन यह राष्ट्रपति को या राज्यपाल को सौंपते हैं। अगर केंद्र का होगा मामला तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे और राज्य का मामला होगा तो राज्यपाल को सौंपेंगे। इनके वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और इन पर संसद में मतदान नहीं किया जाएगा कार्यकाल के दौरान। कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग सेवाओं पर, वित्त लेखाओं पर और सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को। हमने बेसिक भी डिस्कस कर लिया और करंट भी। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है तेंदुए से। यह खबरों में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में ट्रैफिक इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जो कि अवैध शिकार और उनकी होने वाली मौतों से संबंधित है। इनकी थीम क्या है इस रिपोर्ट की? स्पॉटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, अ पीक इनटू ऑनगोइंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया। आप ये थीम याद रखिएगा। इसके प्रमुख बिंदुओं को डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्यों से सर्वाधिक अवैध शिकार की घटनाएं दर्ज की गई। इनकी अंतिम गिनती कब हुई थी? 2014 में हुई थी। तब 12 से 14 हज़ार के बीच इनकी लगभग संख्या थी। अभी 2015 से लेकर 19 तक के अगर आकलन हम करते हैं तो इस दौरान 747 तेंदुओं की मौतें हुई और उनमें से लगभग 600 मौतें अवैध वन्यजीव व्यापार से हुई हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अवैध वन्यजीव व्यापार में पाए गए सभी अवयवों में यह बताया गया है कि इनकी त्वचा की मांग सर्वाधिक है, इसलिए इनका शिकार किया जाता है। इनके पंजे, दांत, हड्डियों आदि के लिए भी इनका शिकार किया जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा वैश्विक बाघ गणना के भाग के रूप में से प्रकाशित किया जाएगा। जब आगे बाघ गणना की रिपोर्ट आएगी तो इसको उसमें शामिल किया जाएगा। ये आप इनकी प्रजातियों को देख सकते हो। तो विश्व में तेंदुए की लगभग 9 उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अपन ने यहाँ पे फोटो के माध्यम से देखा, ये 9 प्रजातियाँ हो गई, ये देखिए। ठीक है, अब तेंदुए के बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पॉर्डस है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इनको शामिल किया गया है। साइट्स के परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है और IUCN का स्टेटस इनका कैसा है? वल्नरेबल। तो आप ना क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, IAS का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, उसमें देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी UPSC पूछता है। और किसी और एग्जाम के भी पेपर आप देखिएगा, वहाँ पर भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए अपने करंट अफेयर्स के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब ट्रैफिक के बारे में अपन देख लेते हैं, जो इसको संस्था जारी करती है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी तथा यह विश्व वन्य कोष WWF तथा IUCN का यह संयुक्त उपक्रम है। अगर आप IUCN, WWF और ट्रैफिक और लियोपार्ड के बारे में अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि इन संस्थाओं को अलग से डिस्कस वीडियो में किया गया है। अगर आपने उनको देखा तो एक भी क्वेश्चन आपका वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार संरक्षण संगठन, ट्रैफिक का पूरा नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यह है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार निगरानी संगठन। ट्रैफिक जैव विविधता और सतत विकास दोनों के संदर्भ में वन्यजीवों और पौधों के व्यापार के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर काम करने वाला एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन है। तो दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आप ये सारा कुछ याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है इकोनॉमी के पोर्शन से, यानी कि PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, ये बैंकिंग से संबंधित है। ये खबरों में क्यों है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत के स्टार्टअप क्षेत्र को ऋण प्राप्त करने हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अर्थात प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का दर्जा अभी हाल ही में दिया गया।
अब क्वेश्चन उठता है कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्या होता है, पीएसएल है क्या। तो भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक देश की बुनियादी ज़रूरतों के विकास के लिए जिन भी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण मानते हैं उन क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था को प्राथमिकता देने के लिए बोला जाता है कि भाई आप इनको ऋण दीजिए, इन सेक्टरों को, क्योंकि ये अवसंरचना का विकास करेंगी भारत में और ओवरऑल भारत के विकास में भागीदारी बनेगी। ठीक है, तो बैंकों को इन क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण देने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि अगर ये इन क्षेत्रों पर ऋण देंगे तो इन क्षेत्रों पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और काफ़ी ज़्यादा इन सेक्टर को मदद मिलेगी। अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कौन से हैं आप इनको देख लो। कृषि में देना है हमें। सेकंड, एमएसएमई में देना है। निर्यात ऋण को बढ़ावा देने के लिए ऋण देना है ताकि आयात कम हो सके और भारत के डॉलर को बचाया जा सके। शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा जिसको कह सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, ये सब चीज़ें, और कई और सेक्टर हो सकते हैं जिनको आरबीआई या भारत सरकार निर्धारित कर सकती है। ठीक है, अब ये तो हो गई पीएसएल की बात। अब देख लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे हम। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये डोमेस्टिक बैंक यानी घरेलू बैंकों के लिए और फॉरेन बैंकों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो जो वाणिज्यिक बैंकों का कुल शुद्ध ऋण है उसका 40% जो है वो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को जाएगा। कितना परसेंट? 40%। ठीक है, तो 40% किन के लिए है? डोमेस्टिक बैंकों के लिए, और 32% है किन के लिए? विदेशी बैंकों के लिए। अगर विदेशी बैंकों की शाखाएं यहाँ पर हैं तो उनके लिए भी ये ऑब्लिगेशन है कि उनको 32% अपने शुद्ध ऋण का प्राथमिकता क्षेत्रों को देना पड़ेगा। अब प्राथमिकता क्षेत्रों को और कैटेगराइज अपन कर लेते हैं। प्राथमिकता क्षेत्रों के जो अग्रिम है उनका 10% या कुल शुद्ध ऋण जो कि बैंक का होगा, ठीक है, उसका 10% किसको देना पड़ेगा? जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है, जैसे कि आप फिगर में भी देख लो, वीकर सेक्शन को 10% देगा कौन? डोमेस्टिक। और क्वेश्चन निकल के आएगा क्या विदेशियों को भी ये बाध्यता होती है कि वह वीकर सेक्शन के लिए ऋण में प्राथमिकता दें? तो इनके लिए कोई भी टारगेट निर्धारित नहीं किए गए हैं। अब कुल शुद्ध बैंक ऋण का 18% है जो वो कहाँ पर जाएगा? कृषि अग्रिमों के रूप में दिया जाना चाहिए, और ये अपन ना 40 को ही कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो 18% है वो कृषि अग्रिमों के लिए जाएगा। अब ये देख लीजिए फिगर में भी 18% डोमेस्टिक बैंकों के लिए, और कृषि के क्षेत्र में अगर विदेशी बैंक चाहें तो प्रायोरिटी ना दें, लेकिन अगर वो देना चाहते हैं तो उनको कोई मनाही नहीं है। अब कृषि के ऋणों के 18% को भी कैटेगराइज किया गया कि लक्ष्य के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को प्रायोरिटी दी जाएगी। और एक एसएसआई एडवांस का भी ऑप्शन है इसमें, आप इसको देख सकते हो, सप्लीमेंटल सिक्योरिटी इनकम, यानी कि ये ऐसे लोग होते हैं जो डिसेबल होते हैं और सेंसस के हिसाब से देखें तो इनके पास संपत्ति केवल कितनी होती है? $2000 से भी कम होती है इनके पास, इसलिए इनको भी प्रायोरिटी में रखा जाता है। तो घरेलू बैंकों के लिए इनके लिए कोई टारगेट निर्धारित नहीं किए गए, लेकिन विदेशी बैंकों के लिए इसमें टारगेट निर्धारित किए गए हैं। और एक्सपोर्ट के क्रेडिट को अगर देखें तो एक्सपोर्ट क्रेडिट डजंट फ्रॉम पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इनका पार्ट नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए विदेशी बैंकों को 12% का नॉन बैंकिंग एसेट्स देना पड़ेगा। तो ये हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया, तो आप इसको याद रखिएगा। 40% निर्धारित है घरेलू बैंकों के लिए और 32% विदेशी बैंकों के लिए। फिर उसके बाद कैटेगराइजेशन अपन ने समझ लिया। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है एक समिति से, तो आप ये याद रखिएगा, यही पूछा जाएगा केवी कामत समिति किससे संबंधित है, इसे किसने गठित किया? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको गठित किया गया है। इसका कार्य यह होगा कि महामारी के दौरान तनावग्रस्त ऋणों के समाधान के लिए वित्तीय मानकों की सिफारिश करें। मतलब ये देखें कि जो भी ऋण हैं जो एनपीए बनने वाले हैं या कुछ और वजह से ऋणों में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उनको देखें और उनके लिए मानक स्थापित करें कि कैसे हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो जो आईबीए है वो इस समिति के लिए सचिवालय के रूप में काम करेगा, और यह समिति जो होगी इसी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और किसी भी व्यक्ति से परामर्श करने और उसे आमंत्रित करने के लिए यह समिति पूरी तरीके से स्वतंत्र है, अगर उनको लगता है कि हमें इनको बुलाकर जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है लोया जिग्रा से।
ठीक है, यह खबरों में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में 400 तालिबान लड़ाकों को मुक्त करने संबंधी निर्णय लेने के लिए अफगानिस्तान में इस महासभा को बुलाया गया। तो आप ये याद रखिएगा, अफगानिस्तान में ये बुलाया गया। ये क्यों बुलाया जाता है? ये सदियों पुरानी सलाहकारी संस्था है केवल, तो इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते और ये कोई निर्णय लेने वाली संस्था वास्तव में है भी नहीं, लेकिन अब सदियों पुरानी परंपरा है तो इसको कभी कभी बुला लिया जाता है। जब भी राष्ट्रीय संकट होता है अथवा राष्ट्रीय मुद्दों के निपटारे करने होते हैं तो इसको बुलाया जाता है। तो अफगानिस्तान में विभिन्न धार्मिक, जातीय और जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने वाली एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप बता देना अफगानिस्तान में इसको बुलाया गया। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है काफकाज 2020। यह रूसी सामरिक कमांड पोस्ट सैन्य अभ्यास है। आप यहाँ पर देख सकते हो रूस और इंडिया और बाकी देशों ने भी इसमें हिस्सा लिया हुआ है। चीन भी साथ में आया था और पाकिस्तान भी साथ आया था, क्योंकि दोनों ही SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा हैं। तो आप काफकाज 2020 याद रखिएगा, रूसी सामरिक सैन्य अभ्यास है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है फूड सिस्टम विजन 2050 के पुरस्कार से। यह खबरों में क्यों रहा? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। हाल ही में रॉकफेलर फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क USA में घोषित फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में से एक के रूप में हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी संगठन नंदी फाउंडेशन को चुना हुआ है। तो भारत में एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका नाम है नंदी फाउंडेशन, उसको चुन लिया गया है। अब आइए इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। यह विश्व भर के संगठनों के लिए 2050 तक एक पुनर्योजी यानी कि रीजेनरेटिव, अपन इसको देखेंगे ये क्या है नेक्स्ट स्लाइड में, और पौष्टिक खाद्य प्रणाली की परिकल्पना विकसित करने के लिए एक आमंत्रण है। 2050 तक इनको पुरस्कार दिया गया है। इसके अंतर्गत कितने $2 लाख अमेरिकी डॉलर का नगद प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। यह अमेरिका की द रॉकफेलर फाउंडेशन तथा सेकेंड म्यूज और ओपन IDEO की पहल है। तो आप यहाँ पर दो चीज़ें याद रखिएगा, एक तो $2 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं और दूसरा रॉकफेलर फाउंडेशन और सेकेंड म्यूज और ओपन IDEO की यह पहल है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा आपका और एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। और दिया किसको गया? नंदी फाउंडेशन को। आइए अब ये भी देख लेते हैं कि किन विषयों को यह संबोधित करती है। यह पर्यावरण के क्षेत्र को, आहार के क्षेत्र को, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को, संस्कृति के क्षेत्र को, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को और नीति के स्तर पर संबोधित करती है। अब फूड विजन 2050 ABCDEFGH फ्रेमवर्क पर केंद्रित है। आप ये याद रखिएगा, A फॉर एग्रीकल्चर, B फॉर बायोलॉजी, C फॉर कंपोस्ट, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, E फॉर एंटरप्रेन्योर, फैमिलीज, ग्लोबल मार्केट, हैशस्टैंड और टर्निंग करंट अप्रोच ऑन दियर हेड। ठीक है, बदलता नज़रिया जो भी है उस पर ये फूड विजन 2050 काम करता है। तो आप ABCDEFGH फ्रेमवर्क को याद रखिएगा। आइए इसके बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। नंदी फाउंडेशन को भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जो कि 1998 में स्थापित किया गया था और यह लगभग भारत के 19 राज्यों और 7 मिलियन लोगों को लाभान्वित कर चुका है अपने मॉडल के द्वारा। अब इनका जो मॉडल है, कौन सा मॉडल है? अराकुनोमिक्स मॉडल। यह एक नया एकीकृत आर्थिक मॉडल है। इसी मॉडल के लिए नंदी फाउंडेशन को फूड सिस्टम विजन 2050 का पुरस्कार मिला है। यह पुनर्योजी कृषि, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, पुनर्योजी कृषि यानी कि रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के माध्यम से किसानों के लिए लाभ और उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम किया जाता है इस मॉडल में। ठीक है, इस आर्थिक मॉडल के आधार पर अराकू के आदिवासी किसानों ने अराकू क्षेत्र में विश्व स्तरीय कॉफ़ी का उत्पादन किया। इसके बाद इसे वार्धा और दिल्ली में भी चलाया गया क्योंकि यह काफ़ी सफल रहा था। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि आखिर रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर में होता क्या है। कुल मिला के एक प्रकार का शिफ्टिंग मेथड है। शिफ्टिंग का मतलब कि कॉम्पीट विद नेचर, हम यहाँ पर नेचर के साथ कंपटीशन करते हैं, लेकिन इस मॉडल में ये प्रेजेंट वाला आप याद रखिएगा, ये प्रेजेंट है और ये मॉडल है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रकृति के साथ कंपटीशन करते हैं, जबकि यहाँ पर हमें प्रकृति को क्या बनाना है, एक पार्टनर के रूप में देखना है। यहाँ पर मिट्टी जो क्या होती है वो अनउपजाऊ हो जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें मिट्टी को भी बचाने में मदद मिल जाती है। यहाँ पर मोनोकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। मोनोकल्चर मतलब कि एक फसल, जैसे कि हमने गेहूँ ही उगा दिया, धान उगा दिया, उसके अलावा कुछ उगा ही नहीं रहे हैं, जिससे भूमि की फर्टिलिटी रेट कम होती जाती है और वो अनउपजाऊ बनने लगती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्सिटी के साथ फसलों को उगाया जाएगा, ठीक है। तो एक समय पर कई सारी फसलें हमें मिल सकेंगी और खाद्य संकट को भी इससे दूर करने में मदद मिल सकती है। रिडक्शनिस्ट इसमें मेथड अपनाया जाएगा, ठीक है, और इसमें एक होलिस्टिक वे में इसकी तैयारी की जाएगी, मतलब कि पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या फोकस करते हैं कई बार कि हम धान उगा रहे हैं तो हम उसी के स्तर में फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच देखने को मिलता है। तो आप ये याद रखिएगा, अराकुनोमिक्स मॉडल। और नंदी फाउंडेशन याद रखिएगा, इसी को मिला हुआ है और किसने दिया है, जो अपन ने पीछे स्लाइड में डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और किसी भी चैनल को सबसे अच्छा परखने का तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि यहाँ से कुछ फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जैसे अपन डिस्कस करते हैं, क्या ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर आते हैं और आपको लगता है कि ये चैनल आपकी सफलता में भागीदार बन सकता है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि रोज़ आने वाला करंट अफेयर्स का वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।